दिस थियरी वॉज गिवन बाय, वेस्पर थियरी में लिखेंगे, दिस थियरी वॉज गिवन बाय सिडविक एंड पॉवेल, सिडविक एंड पॉवेल, सिडविक एंड पॉवेल। आफ्टर दैट इट वॉज, पॉवेल नाम है, स्पेलिंग बताओ श्रुति। सिडविक एंड पॉवेल। आफ्टर दैट इट वॉज मॉडिफाइड बाय गिलेस्पी एंड नाइहॉल, गिलेस्पी एंड नाइहॉल। नाइहॉल की स्पेलिंग ठीक है, गिलेस्पी एंड नाइहॉल, इन दोनों ने बाद में इसको मॉडिफाइड किया। दिस थियरी वॉज बेस्ड ऑन, कंटिन्यू दिस, हाँ मुझे क्या यहाँ पे निहॉम में स्पेलिंग बोलो पूरा, आई की जगह वाई, हाँ नाइहॉल, बाकी ठीक है, हाँ नाइहॉल। दिस थियरी was based on the structure of covalent compounds, the structure of covalent compounds, structure of covalent compounds, structure of covalent compounds। Done। नेक्स्ट लाइन में लिखें आप postulates of Vesper theory, postulates of Vesper theory, postulates of Vesper theory, postulates of Vesper theory, postulates of Vesper theory। पहला पॉइंट नंबर 1, if central atom has central CENTRAL, if central atom has only two atom, only two atom, the shape will be linear, the shape will be linear, the shape will be linear, linear, the shape will be linear। Done। Second point, if central atom has more than two atom, if central atom has more than two atom, the shape will depend on, if the central atom have more than two atom, the shape will depends on central atom, the shape will depends on central atom। Point number 3, if central atom has only bond pair, if the central atom has only bond pair, bond BOND, bond pair, if the central atom has only bond pair, the shape will be linear, the shape will be linear, the shape will be linear, the shape will be linear। Fourth point, if the central atom has lone pair, if the central atom has lone pair, if the central atom has lone pair, the regular geometry will be distorted, the regular geometry will be distorted, the regular geometry will be distorted मतलब टूट जाना, distorted, and actual geometry will be different than
and actual geometry will be different than actual geometry will be different than regular geometry. Actual geometry will be different than regular geometry. This is because of the repulsion. This is because of the repulsion as followed. देखो यहाँ लिखा है मैंने कि लोन पेयर का जो रिपल्शन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है किसके मुकाबले, लोन पेयर बॉन्ड पेयर से ज़्यादा, और इसका रिपल्शन बॉन्ड पेयर से ज़्यादा। मैं सारे पॉइंट समझाऊंगा अभी क्या चीज़ है। अभी फ़िलहाल आप ऐसा लिख दो इसको, 1 बाय 1 हम सारे पॉइंट समझेंगे कि क्या मतलब है। ऐसा उतारो कि ऐसे फॉलो करता है। फोर्थ पॉइंट में रेगुलर ज्योमेट्री विल बी डिस्टॉर्टेड एंड एक्चुअल ज्योमेट्री विल बी डिफरेंट देन रेगुलर ज्योमेट्री। दिस इज बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रिपल्शन। ये रिपल्शन का ऑर्डर मैंने बनाया है। डन। लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज़्यादा होता है, उससे कम लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, और सबसे कम बॉन्ड पेयर रिपल्शन। अच्छा, ऊपर वाला मेरे को थर्ड पॉइंट पढ़ के सुनाओ श्रुति, क्या लिखा था? नो, लीनियर काट दो। द शेप विल फॉलो रेगुलर ज्योमेट्री। जो थर्ड पॉइंट था ना उसमें हमने लीनियर पॉइंट लिखा है, उस लीनियर को काट के लिख दो, फॉलो रेगुलर ज्योमेट्री। इफ सेंट्रल एटम हैज़ ओनली बॉन्ड पेयर, द शेप विल फॉलो रेगुलर ज्योमेट्री। अंडरस्टैंड? तो ये इसके पॉइंट्स हैं। अब ज़रा हम लोग सारे पॉइंट्स को समझते हैं 1 बाय 1। जैसे लोग जब कोवेलेंट बॉन्ड्स आया था, जब पहली बार कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पता चला, तो लोगों के अंदर एक जिज्ञासा उठी कि ये तो डायरेक्शनल होते हैं। मैंने लिखवाया है तुम्हें प्रॉपर्टी में कि डायरेक्शनल मतलब इसका शेप होता है। अब कौन सा शेप होगा, कैसा दिखता है, किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, इन सब सवालों का जवाब देने के लिए 2 साइंटिस्ट आगे आए। कौन से थे वो 2 साइंटिस्ट प्रियांशु? सबसे पहले सिडविक और पॉवेल। ध्यान से सुनो, जब लोगों के पास ये सवाल आया कि कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल होता है मतलब इसका शेप होता है, तो लोगों के अंदर जिज्ञासा ये उठी कि आखिर दिखता कैसा है, अरेंजमेंट कैसा है एटम्स का, मेटल नॉन मेटल किस तरीके से नॉन मेटल अरेंज्ड है। तो इस सवाल का जवाब देने सबसे पहले आगे आए थे सिडविक, पॉवेल। इन लोगों ने वेस्पर थियरी डिज़ाइन किया, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी। रिपल्शन एक्चुअल में यही वाला रिपल्शन जो अभी मैं बात करूँगा आगे। तो रिपल्शन थियरी आई। इसके बाद में इसमें शुरू में तो खाली 2-3 पोस्टुलेट थे, बाद में एडिशनल पोस्टुलेट लेके आए 2 और साइंटिस्ट, गिलेस्पी एंड नाइहॉल्म। टोटल मतलब इस थियरी को बनाने के लिए 4 केमिस्ट मिलके बनाए हैं, सिडविक, पॉवेल, गिलेस्पी, नाइहॉल्म। अंडरस्टैंड? अब आते हैं पोस्टुलेट पे। पोस्टुलेट कहता है, पहला पोस्टुलेट, कि अगर आपके पास जो कंपाउंड है उसमें सिर्फ 2 ही एटम है। एग्जाम्पल बताओ, H2 चलेगा, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन है साथ में, तो सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन है कि नहीं? तो इसीलिए हम लोग लाइन खींचते हैं। लाइन मतलब 180 डिग्री बनाते हैं। इट इज़ लीनियर मतलब लीनियर पेयर, स्ट्रेट लाइन। तो दोनों एटम के बीच में एक स्ट्रेट लाइन होगा, ऐसा उन्होंने शेप बताया। कोई भी एटम जिसमें 2 है, O2, N2, they all are linear shape, they all are of linear shape. Understand? लीनियर शेप समझ में आ गया? तो सिर्फ 2 एटम है तो लीनियर शेप होगा हमेशा। पर अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सभी में तो 2 एटम होते नहीं है भाई, वाटर में क्या होगा फिर? H2O में तो 3 एटम है, CO2 में 3 एटम है, इसके शेप का क्या करेंगे? तो इसके लिए फर्दर इस थियरी को सेकंड पोस्टुलेट बनाया गया। फर्स्ट सेकंड पॉइंट पढ़िए क्या लिखा था हमने? ओके, तो मतलब कह रहा है कि अगर आपके पास जो कंपाउंड है प्रियांशु, ये दोनों मैंने कंपाउंड बनाए हैं, इन दोनों में 3 एटम हैं, तो कहता है अगर 2 से ज़्यादा एटम आपको नज़र आते हैं तो आपका शेप डिपेंड करेगा सेंट्रल एटम पे। अब सवाल ये है सेंट्रल कौन सा है इसमें, फिर कैसे पता चलेगा? तो सेंट्रल एटम वो होता है जो अकेला होता है। अकेला कौन है यहाँ? ऑक्सीजन। यहाँ अकेला कौन है? कार्बन। तो यहाँ का सेंट्रल हुआ कार्बन, ऐसा स्ट्रक्चर बनता है CO2 का। यहाँ पे है वाटर, ऐसा बनाते हैं वाटर को, इसमें लोन पेयर है। बात समझ में आ रही है इतना? तो अगर आपके पास 2 से ज़्यादा एटम है, लुक एट दी सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम को एक बार नज़र रखो, क्या है वो, इतना ठीक है।
अब थर्ड पॉइंट पे कि सेंट्रल एटम का आखिर करना क्या है, तो तीसरा पॉइंट बोलता है, पढ़ के सुनाइए। तो अगर सेंट्रल एटम के पास खाली बॉन्ड पेयर है तो वो रेगुलर ज्योमेट्री को फॉलो करेगा। रेगुलर ज्योमेट्री असल में एक टेबल है, एक शेप है जो मैं आगे लिखवाने वाला हूँ कि क्या क्या शेप कैसे कैसे होता है। अगर लोन पेयर नहीं है, अब बॉन्ड पेयर नहीं है, बॉन्ड पेयर क्या होता है, जैसे देखो यहाँ पे तुम्हें खाली सारे बॉन्ड दिख रहे हैं ना, डबल बॉन्ड इधर है प्रियांशु, डबल बॉन्ड इधर है, क्या कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इसके पास? नहीं है, तो यानी कि इसके पास सारे बॉन्ड पेयर है, कोई लोन पेयर नहीं है। लोन पेयर का मतलब होता है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो उसके ऊपर बैठा रहेगा, जिसको बॉन्ड नहीं बना। जैसे यहाँ देखो वाटर में 2 तो बॉन्ड बन गए, लेकिन ऑक्सीजन के ऊपर अभी भी मुझे 4 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या हैं? दे आर कॉल्ड लोन पेयर। पेयर का मतलब जोड़ा, पेयर का मतलब जोड़ा। तो ये देखो जोड़े में है, एक पेयर ये है, दूसरा पेयर ये है। कितने पेयर हैं यहाँ पे? 2 पेयर है, 2 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है। कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन से एक लोन पेयर बनता है। लोन पेयर मतलब जैसे तुम्हारे पास मान लीजिए आपने जूता पहना, आपके पास एक और जोड़ी जूता है जो आपने घर में रख रखा है, तो वो जोड़ी जूता आपका लोन पेयर है, एक लोन पेयर। समझ में आ रहा है? तो तीसरा पॉइंट कहता है कि आप सेंट्रल एटम को देखिए, अगर 2 से ज़्यादा एटम है आपके पास। तो मैंने देखा सेंट्रल एटम को यहाँ भी और यहाँ भी, मैं क्या देखता हूँ कि यहाँ पर सिर्फ बॉन्ड पेयर है, ओनली बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर तो नहीं है। मतलब ये तो रेगुलर ज्योमेट्री को फॉलो करेगा, जो भी रेगुलर ज्योमेट्री में लिखा होगा वही इसका शेप होगा। लेकिन यहाँ पर आते हैं, अगर चौथा पॉइंट कहता है अगर आपके सेंट्रल एटम पे क्या नज़र आ जाए? लोन पेयर नज़र आ जाए, इन दैट केस रेगुलर ज्योमेट्री टूट जाएगा, डिस्टॉर्ट हो जाएगा और एक्चुअल ज्योमेट्री अलग आएगी। डिस्टॉर्ट कैसे हो जाएगा? तो देखो मैंने रिपल्शन लिखा है। लोन पेयर को क्या करता है? रिपेल करता है। किससे ज़्यादा? लोन पेयर बॉन्ड पेयर से ज़्यादा। एग्जाम्पल देखो, मैं लोन पेयर को बलून की तरह बनाऊंगा, बुक्स में ऐसे ही बनाते हैं, आपको भी ऐसे ही बनाना। एक लोन पेयर प्रियांशु दूसरे लोन पेयर को धक्का देगा, ये एक दूसरे को धक्का देंगे तो ऐसे ये थोड़ा ऐसे जाएगा, जैसे ये थोड़ा बुड़ेगा तो यहाँ पे आ गया बॉन्ड, दिस इज़ बॉन्ड पेयर एंड दिस इज़ लोन पेयर। लोन पेयर बॉन्ड पेयर फिर से रिपल्शन करेंगे, लेकिन ये इससे कम होते हैं, इसलिए इसका धक्का थोड़ा ज़्यादा है, ये थोड़ा झुक जाएगा कि नहीं? तो आपका बॉन्ड, ये OH वाला बॉन्ड कुछ इस तरीके से यहाँ पहुँच जाएगा। ऐसे ही ये भी तो रिपेल करेगा इसको, तो ये वाला बॉन्ड भी क्या हो जाएगा? थोड़ा झुक जाएगा ऐसे करके। लेकिन ये और नहीं झुक सकते क्योंकि ये बॉन्ड पेयर और ये भी बॉन्ड पेयर है। बॉन्ड पेयर रिपल्शन सबसे कम होते हैं, इसलिए ऐसे झुक गए। लेकिन अगर यही स्ट्रांग होता तो समझो ना, ये ऊपर धकेल नहीं देता। बॉन्ड पेयर रिपल्शन सबसे कम होता है, इसलिए स्ट्रक्चर कैसा हो गया यहाँ पे? बैंट हो गया। अंडरस्टैंड और नॉट? टेल मी क्या? तो अगर लोन पेयर है तो रेगुलर ज्योमेट्री फॉलो करेगा, अगर बॉन्ड पेयर है तो रेगुलर ज्योमेट्री फॉलो करेगा, अगर लोन पेयर है तो रेगुलर ज्योमेट्री डिस्टॉर्ट हो जाएगा। क्यों डिस्टॉर्ट हो जाएगा? क्योंकि लोन पेयर में सबसे ज़्यादा रिपल्शन होता है। बात समझ में आई बच्चों? तो ये सारे पोस्टुलेट थे इसके। अब सवाल है कि भाई क्या है रेगुलर ज्योमेट्री, जो बार बार सवाल में आ रहा है। तो इसके लिए हमको हाइब्रिडाइजेशन सीखना है। आप हेडिंग डालिए, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिड लिखवाता हूँ, 1 मिनट बोर्ड पे लिख देता हूँ। हाइब्रिडाइजेशन। हाँ बच्चे, चैप्टर 4 चल रहा है आपका, आपको चैप्टर 4 सॉरी ही नहीं पता है? ध्यान कहाँ है आज? मन नहीं लग रहा है? ये एक बार देख लेना, लेक्चर वीडियो घर पे भी देख लेना, ठीक है? अब तो पाप लगेगा तुमको। बताओ, चैप्टर की ये 2 दिन हो गया, 2-3 दिन से चल रहा है, नाम याद नहीं है। केमिकल बॉन्डिंग नाम है चैप्टर का। हमने सब पढ़ा ना, कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड, सब बताया था। 2 तरीके के बॉन्ड्स होते हैं। हाँ बच्चे, क्या एब्सेंट था और उसको हमने रिकॉर्ड भी नहीं किया था क्या उस टाइम पे? मैं वहाँ पे स्टार्ट करूँगा तो रिकॉर्ड कर बता दूँगा तुम्हें। कोई बात नहीं, अभी समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा फोकस करो। सम बेसिक ख़त्म, पूरा ख़त्म, वो तुमने पूरा किया है। चैप्टर 2 मैंने थोड़ा शुरू किया था, बोर्ड्स तक मैंने तुम्हें, हाँ ये ऑर्बिटल्स तक तुम्हें मैंने बताया था। इससे आगे मैं कल की क्लास में कराने वाला हूँ। कल मैं 2 क्लास ले रहा हूँ, देखता हूँ मैं फिज़िक्स हो सके या केमिस्ट्री हो सके, मैं दोनों थोड़ी थोड़ी कोशिश करूँगा कि समझा दूँ, ठीक है? और
इधर तुम्हारा चैप्टर 4 चल रहा है। 3 मैंने नहीं करा है क्योंकि 3 जो है वो सेकंड से रिलेटेबल था, तो मैंने कहा था कि 1s2 2s2 ये सब सीख लोगे तब थर्ड हो सकेगा। ये 4th में है। यस, चलो कोई बात नहीं, ध्यान दो। मतलब तुम्हारा एक क्लास मिस हुआ है, हो जाएगा, कोई बात नहीं, करा दूँगा। हाँ बोलो। चैप्टर किसके बाद? क्या कहना चाह रहे हो? अच्छा ये कह रहा है। अभी तुमको देखो कौन से टॉपिक तक हुआ, ऑर्बिटल के बाद कितना लगभग होगा? ऑर्बिटल के पहले भी आपने नहीं कराया था, छोड़ दिया था। करा तो रखा है इसको, नहीं ऑर्बिटल के पहले देखो किया है। बोर्ड्स का थियरी हुआ है। अच्छा हाँ, 1-2 लाइन मैंने छोड़ी थी, देख लो कितना है। 2 पेज का ये हो गया आपका, ठीक है आगे बढ़ो। कॉन्फ़िगरेशन रहता है अभी इसका मैंने ग्रुप पे भेजा था पूरा, उसको नोट कर लो ना, पूरा जो भेजा हुआ है बता दो सारा, पुराने वाले ग्रुप पर नोट कर दो। मेरे हिसाब से 10 से 12 पेज बचने चाहिए, है ना। इसके पेज के हिसाब से 10 पेज मेरे ख्याल से सफिशेंट होगा। तुम यहाँ से कर सकते हो शायद। चलिए स्टार्ट करते हैं, सुनिए। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? अच्छा हाइब्रिड का नाम सुना है अभी? हाइब्रिड चीज़ें आती हैं आजकल, ठीक है। बीटी ब्रिंजल, ब्रिंजल क्या होता है? बैंगन। और बैंगन को हाइब्रिडाइज किया गया, कैसे? तो एक ऐसा बैंगन होता है जो कि बहुत लंबे टाइम लेता है पकने में, मतलब प्रोडक्शन देने में। लेकिन प्रॉब्लम ये है, लंबा टाइम तो लगता है, लेकिन इसमें जो है ना फ़ायदा ये है कि इसमें क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है और अच्छी क्वालिटी का बैंगन आता है। क्वांटिटी ज़्यादा होती है, क्वालिटी अच्छी होती है, तो क्यों ना यही वाला किया जाए, करना चाहिए। बट ये टाइम ही इतना ले लेता है कि इतने टाइम तक पैसा फंस के रह जाएगा किसान का, किसान फिर खाएगा क्या इतने टाइम तक? इसीलिए किसान क्या करता है, ऐसा बैंगन उगाता है जो छोटे छोटे टाइम तक, इसी टाइम में जितने में ये एक बार उगेगा बैंगन का फसल, इतने में वो 4 बार उगा लेगा दूसरा बैंगन का फसल। सो यहाँ पर ये हुआ कि शॉर्ट टाइम लगा बट क्वालिटी ख़राब हो गई, पर यहाँ पे पैसा उसको बन गया, प्रॉफिट बन गया। प्रॉफिट तो ऑफकोर्स यहाँ भी बनेगा, लेकिन है कि इतना वेट कौन करेगा। तो इसीलिए साइंटिस्टों ने एक बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने कहा हम दोनों को मिक्स कर देते हैं और दोनों की अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी को उठा लेते हैं। ऊपर वाले की अच्छी प्रॉपर्टी ये है कि क्वालिटी अच्छा है, टाइम तो ज़्यादा लगता है लेकिन क्वालिटी अच्छा है। नीचे वाले का टाइम कम है तो इससे उठा लो टाइम कम। तो बीटी ब्रिंजल इन दोनों का मिक्सचर है जिसमें कि कम टाइम में ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का बैंगन बनता है। ये मिक्स करते हैं साइंटिस्ट लोग, डीएनए मिक्स वगैरह करते हैं, मिक्सिंग वगैरह करते हैं, सीडिंग करते हैं, उनके तरीके होते हैं अलग से। तो उन्होंने उस मेथड के थ्रू हाइब्रिडाइज किया। मेरा कहने का मतलब, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है चीज़ों को मिक्स करना। दो अलग अलग जाति को मिक्स कर दोगे तो हाइब्रिड हो जाएगा, ठीक है, उसे हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। अभी हाइब्रिडाइजेशन हमारे ऑर्बिटल के मामले में आया गया। क्या होते हैं ऑर्बिटल? मैंने बताए थे एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल। मैं दिख रहा हूँ इसमें प्रेम? अच्छा चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो जैसे कि बैठ जाओ कहीं पर, निकाल लो थोड़ा, बैठ जाओ। जैसे देखिए हाइब्रिड डेफिनेशन लिखिए पहले, द मिक्सिंग और मर्जिंग ऑफ, द मिक्सिंग और मर्जिंग ऑफ, हाँ चाय वाय पियो, मंगाओ पर भाई, चाय की दुकान है बगल में। द मिक्सिंग और मर्जिंग ऑफ, मिक्सिंग और मर्जिंग ऑफ नियरली टू इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल्स, नियरली टू इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल्स, नियरली टू इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल्स, नियरली टू इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल्स are called hybridization, are called hybridization, are called hybridization। देखो अब मैं हाइब्रिडाइजेशन का तुम्हें तरीका बताता हूँ निकालना कैसे। हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला होता है 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट माइनस कैटायन प्लस एनायन। समझो इधर, V का मतलब है वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री एटम, M का मतलब है मोनो वैलेंट एटम,
C for cation, A for anion. यस बोले पर बात कर रहा हूँ। ठीक है, A for anion, C for cation. जरा इस फॉर्मूले को नोट करो.